गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपकी क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के अंदर सुमित्रानंद जी पंत का पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे और इसी चैप्टर का जो मेन हेडिंग है ग्राम श्री है ना। ग्राम में होता है बेटा गांव के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत जब गांव में रहते थे तो उनका गांव के जो आसपास का वातावरण था उस वातावरण में रहकर उन्होंने उस पूरी वातावरण की स्थिति बताई है कि किस तरीके से गाँव में नदी तालाब है ना वो उनको इतने तरीके से प्रभावित करते थे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में इस चैप्टर में उनका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। आह्वान होता है उनके बुलाने पर, यानी कि क्या हुआ था कि सुमित्रानंदन पंत जी जब कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय राष्ट्रीय आंदोलन या जो देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने महात्मा गांधी जी ने उनको वहाँ पे आमंत्रित किया कि आप भी राष्ट्रीय आंदोलन में क्या करो, सहयोग करो। तो उस समय उन्होंने क्या कर दिया, कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का। देखो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत कौन से कविता के प्रमुख स्तंभ रहे, तो छायावादी कविता, ठीक है। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला। सन 1977 में उनका देहांत हो गया। देहावसान होता है बेटा, उनकी मृत्यु हो गई। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। अब उनकी देखो ये जो है उनकी कृतियाँ है वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वरधुली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ है। उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार, बेटा अब उनके 3 पुरस्कार थे वो आपको याद करना है। उन्होंने साहित्यिक अकादमिक में पुरस्कार मिला उन्हें, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से उन्हें क्या किया गया, सम्मानित किया गया। सुमित्रानंदन पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविताओं को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से श्रमित किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि कहा जाता है। अब देखो इस कविता का जीवन परिचय, यानी इसके अंदर इस कविता के अंतर्गत हम किस किस चीज़ों का हरियाली का, धरती की मनोरम हरियाली का अध्ययन करेंगे। देखो ग्रामश्री कविता में सुमित्रानंदन पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया। खेतों में दूर तक फैली हुई लहलाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियाँ और गांव की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता, ठीक है। कहने का मतलब क्या है बेटा, सुमित्रानंदन पंत जी शुरू से क्या है गांवों के बीच में है ना, गांव में रहे हो, तो गांवों की जिस प्राकृतिक परिवेश में वो रहे तो उस परिवेश की उन्होंने पूरा वर्णन किया है कि गांव में किस प्रकार खेतों में हरियाली होती है ना। तो उन्होंने पूरे गाँव के बारे में अध्ययन किया है। गाँव के बारे में अध्ययन करके ये कविता की उन्होंने रचना की। देखो आगे, फैली खेतों में दूर तलक मलमल की कोमल हरियाली, फैली खेतों में दूर तलक मलमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। खेतों में दूर तलक, यानी खेतों में दूर तलक मलमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरण, रवि क्या होता है, सूर्य है ना, सूर्य की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। देखो इसका भावार्थ क्या होता है, गांव की प्राकृतिक सुषमा एवं समृद्धि का मनोहारी वर्णन करते हुए कवि सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, गांव के खेतों में दूर दूर तक मलमल की तरह कोमल हरियाली फैली
हुई है ना बेटा, मलमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। उस हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली की तरह उज्ज्वल एवं चमकीली शोभायान हो रही है। मतलब यहाँ जो सूर्य की किरणें उस पर पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है चांदी की जाली की तरह वो क्या कर रही है, चमक रही है ना सूर्य की किरणें। नेक्स्ट देखो आगे, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, सामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर, रुधिर होता है बेटा खून है ना, रहा झलक, झलक यानी शोभायान हो रहा है, वो झलक रहा है। सामल भू, सामल होता है हरी भरी धरती, तो सामल भूतल पर, भू यानी भूमि है ना, हरी हरी धरती पर झुका हुआ नभ, नभ का बेटा नभ होता है किसका पर्यायवाची होता है, ये आकाश का पर्यायवाची है नभ, तो नभ का मतलब होता है आकाश। नभ का चीर निर्मल नील फलक, इसका भावार्थ क्या होगा देखो, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, हरी हरी घास और तिनकों पर किरणें। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी क्या कहते हैं कि हरी हरी घास और तिनकों पर किरणें पड़ने से उनकी पत्तियां ऐसी चमक रही है मानो उसमें हरे रंग का खून बहता हुआ झलक रहा हो, है ना। आगे देखो, सामल भूतल पर, सामल होता है हरी भरी धरती है ना, भू यानी तो धरती, सामल यानी हरी भरी, तो हरी भरी धरती पर झुका हुआ नभ यानी आकाश है ना, तो हरियाली से शोभायान धरती पर नीला स्वच्छ आकाश एक पट या फलक की तरह क्या हो रहा है, झुका हुआ है ना। आशय ये है कि गांव का प्राकृतिक परिवेश अति मनोरम एवं समृद्ध है ना। आगे देखो, रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा कहते हैं धरती को, आपके यहाँ वसुधा से मतलब क्या है, धरती। आई जो गेहूं में बाली अरहर सनई की सोने की किनकिनियाँ है शोभाशाली। रोमांचित सी लगती वसुधा, देखो रोमांचित सी लगती वसुधा, वसुधा कहते हैं धरती को। गेहूं में बाली, आपने देखा हो कि गांव में क्या होता है, जब गेहूं की फसल उगती है तो उसमें जो बीज स्टार्ट होते हैं, जब फसल नहीं उगती उससे पहले उसमें क्या होती है, तिकी तिकी बालियाँ नजर आती है ना, तो वो बालियाँ। और अरहर सनई, सनई होता है कपास की सोनी की कणियाँ है शोभाशाली, वो इस तरह चमकती है जैसे सोने की तरह चमकती है। वो अगर मॉर्निंग में हम देखते हैं तो वो कैसे चमकती है, सोने की तरह चमकती हुई लहराते हुए खेत हमको दिखाई देते हैं। तो इसका भावार्थ होगा, इसमें कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, कवि गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं समृद्धि का वर्णन करते हुए कहता है कि जौ और गेहूं में बालियाँ आ गई है। बालियाँ समझे, बालियाँ का मतलब क्या होता है, जो गेहूं के ऊपर जो वो तीखे तीखे जो कोने होते हैं ना, है ना, उसको बोलते हैं बालियाँ। जो बालियाँ आ गई है, इन बालियों पर तीखे तुक के नोक होते हैं, उन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि इससे मानो धरती को रोमांच हो गया हो, है ना। खेतों में अरहर और सनई, अरहर, अरहर की बेटा जैसे दाल होती है ना, और सनई यानी कपास, कपास की जो फलियां पककर सोने के समान पीली हो गई है। यानी कि जब वो खेतों के अंदर जैसे कपास, अरहर और आपके गेहूं, गेहूं की जब ये जो तने निकलते हैं, जब ये क्या होती है खेतों में इस तरह लहराती है कि, और उसके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो मानो ऐसा लगता है जैसे सोने की तरह क्या हो रही हो, चमक रही हो। खेतों में अरहर व सनई कलियाँ पककर सोने के समान पीली हो गई है और उनकी फलियाँ करधानियों की भांति बजने लगी है। यानी आपस में जब हवा चलती है तो वो क्या होती है, टकराती है, जैसे करधानियों की तरह भांति बजने लगी है। जैसे क्या होता है कि कोई स्त्री क्या करती है, जो गले के अंदर ये कंठी पहनती है ना, तो उस तरह वो नजर आती है। अब देखो आगे, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। वापस देखो, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, गंध होती है यहाँ, है ना, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, है ना। तेलाकत होता है बेटा तेल की, है ना,
और भीनी होता है हल्की सी खुशबू किसी की। और तीसी किसको कहते हैं? तीसी का जो भावार्थ होता है यहाँ पे वो होता है नीले फूल वाला। नीले फूल का कोई पौधा होता है उसको बोलते हैं तीसी, तीसी नीली, है ना। तो खेतों में कवि सुमित्रा नंदन पंत इस जो कविता के भावार्थ में कहते हैं, खेतों में चारों ओर सरसों पीले पीले फूलों से लद गई है, जिसकी भीनी भीनी, भीनी होती है कि ना छोटी हल्की हल्की खुशबू, भीनी तेलिया गंध वातावरण में फैल रही है। ये तो हरी भरी धरती की सुंदरता निहारने के लिए अलसी के नीले फूल भी झांकने लगे हैं और ये नीलम की कलियां जैसी प्रतीत हो रही है। क्या? तो अभी एक बार इसका वापस देख लो। फैली फैली खेतों में दूर तलक मलमल की कोमल हरियाली, जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर रहा झलक, सामल भूतल पर झुका नभ का चीर निर्मल नील फलक। ठीक है, खेतों में फैली, खेतों में दूर तलक तक खेतों में जो हरियाली फैली हुई है वो इस तरह लग रही है जैसे रवि की, सूर्य की किरणें उसके ऊपर चांदी सी जाली की तरह चमक रही हो। और वापस ये देखो, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित, यानी जो तिनके जो हिल रहे हैं खेतों में, और जो वो लगातार हिलने से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हरा कलर का रुधिर यानी खून झलक रहा हो। सामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक, सामल यानी हरी भरी धरती पर, है ना। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सुनाई की सोने की किरकनिया है शोभाशाली। ठीक है, आगे देखो, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरी तरह से जाग रही नीलम की कली तीसी नीली। इससे आगे हम कंठ पढ़ेंगे। इसके नोट्स में आपको सेंड कर रही हूँ। सुमित्रा नंदन जी पंत का पूरा जीवन परिचय आप नोट कर लेना और यहाँ तक का भावार्थ आप समझना। इससे आगे का हम कल पढ़ते हैं।